यूपी में जहां एक तरफ बीजेपी 80 में 80 सीटें लाने का दम भर रही है, वहीं विपक्ष की मुश्किलें थमती हुई नजर ही नहीं आती। यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई है प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की कि रामपुर और मुरादाबाद के हालात ऐसे हैं, जो कि प्रथम चरण में जिसके चुनाव होने वाले हैं, वहां पे अभी तक कोई अखिलेश यादव की रैली भी नहीं हुई है। और ऊपर से स्थिति यह है कि अखिलेश यादव का गुट और आजम खान के गुट में तनातनी हो गई है, और तनातनी इस कदर हो गई है कि अब इतने विद्रोह के स्वर ऊंचे हो गए हैं कि वो टीवी इंटरव्यूज में भी सुनाई देने लगे हैं। जो आजम खान के रामपुर के बड़े करीबी हैं, उनके एक नेता, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम जो हमारे ऊपर जो ये प्रत्याशी थोपे गए हैं, जो मौलाना मुहिबुल्लाह नकवी जो आए हैं, जो कि पूर्व जो पार्लियामेंट थी उसके मस्जिद के वो इमाम थे, और उनको अखिलेश यादव दिल्ली से लेके आए हैं, हम उनको नहीं जानते, तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, हम बसपा के जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे। अब ये स्वर शायद आजम खान के ना हो, लेकिन बोल उन्हीं के हैं। अब इसका अंदाजा आपको इस बात से भी लग जाता है कि वहां की जो सपा जो यूनिट है वो आजम खान के इशारे पे चलती थी, और आज वो जो वहां का लोकल कैंडिडेट है, जो नकवी जी हैं, उनके प्रचार प्रसार में कोई उसका समर्थन नहीं मिल रहा है। अब दूसरी सीट देख लीजिए, जो पिछली बार सपा जीती थी, मुरादाबाद की एसटी हसन सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट काट के आजम खान के कहने पे रुचि वीरा को वहां से उतारा गया, और रुचि वीरा और एसटी हसन के समर्थक भी एक दूसरे की बिल्कुल रार में लगे हुए हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं, दूरी बनाए हुए हैं। तो सपा में दो फाड़ अभी आपको ये 2 सीटों पर दिखते हैं, जिनमें जीतने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि रामपुर बाईपोल्स में तो भाजपा ये सीट उड़ा ले गई थी, सपा को हरा ले गई थी उसके गढ़ में आजम खान के इस्तीफे के बाद। अब जो पिछले बार का अगर हम देखते हैं चुनाव का नतीजा, 2019 में सपा ने 5 सीटें जीती थी, उसने 37 सीटों पे लड़ा था, और उसमें से 5 सीटें जीतने में सफल हुई थी। उन 5 सीटों में थे आजमगढ़ में अखिलेश यादव खुद लड़े थे, 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, अच्छा मार्जिन था। उसके बाद दूसरी थी मैनपुरी, जहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन बाद में फिर उनके बाद डिम्पल यादव जीती वहां से। और उसके बाद थी रामपुर, जो कि आजम खान के पास सीट थी। अब उनके बाद जब बाईपोल्स हुए उनके इस्तीफे के बाद, तो वो सीट भी चली गई थी, वो लोधी जी जीत गए बीजेपी के पास। अब उसके बाद फिर मुरादाबाद, जिसके एसटी हसन उसके सिटिंग सांसद थे, और दूसरी 5वीं जो सीट थी वो थी संभल की सीट, जहां पे शफीकुर रहमान बर्क जीते थे। अब वो भी, उनका भी देहांत हो चुका है, तो उन्हीं के परिवार के जो उनके पोते हैं उसमें उसको अखिलेश यादव ने टिकट दी है। हालांकि इन 5 सीटों में से सिर्फ मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहां पे लग रहा है कि सपा, वहां पे उसके समीकरण ठीक है, हवा जो है वो सपा के पक्ष में है। इसके अलावा 4 सीटें जो सपा जीती थी पिछली बार, वो उनकी स्थिति डवाडोल है। आजमगढ़, क्योंकि अखिलेश यादव लड़ नहीं रहे हैं, वहां से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, और धर्मेंद्र यादव का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो इतने बड़े कोई नेता नजर नहीं आते जो बहुत बड़ा वोट कैचर हो। और 2022 का जो बाईपोल हुआ था उसमें वैसे भी निरहुआ इस सीट पे जीत गए थे, और हालांकि जो मार्जिन था जीत का वो 8,000 समथिंग था, कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र यादव हार गए थे इस सीट से। रामपुर में मैंने आपको बताया कि क्या वहां चल रहा है, एक दूसरे की खिंचातानी चल रही है। जो सपा का समर्थन वाला कैंडिडेट है, अखिलेश जी का समर्थन वाला कैंडिडेट कह लीजिए, उसको वहां पे आजम खान का समर्थन नहीं मिल रहा है। उसके बाद एसटी हसन खुद कह रहे हैं, जो मुरादाबाद की सीट है वहां से जो सिटिंग सांसद है वो कह रहे हैं मैं बलि का बकरा नहीं हूं, तो मैं रुचि वीरा के जो दल है, जो समर्थन है उसको, उनका जो समर्थन वाला दल जो है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। यहाँ पे संभल की सीट हालांकि मुस्लिम बहुल्य है, और बर्क जी की जो फैमिली है वो जीतती आई है यहाँ से, लेकिन अभी उनका भी देहांत हो गया है, और ये पहली बार उनके जो पोते हैं वो इस सीट से लड़ रहे हैं। हालांकि वो विधायक रहे हैं, लेकिन पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि
कितना इसके समीकरण सपा के पक्ष में जाते हैं। अब इसके मुकाबले आप बीजेपी की बात देख लीजिए। बीजेपी 2019 में 15 सीटें हारी। अब 15 सीटों को हारने के बाद जब 2024 में वो 80/80 का हिसाब लेके आई कि हम जो 64 सीटें जीते थे 2019 में, वो 15 सीटें मिला के हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, एक भी सीट को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा कि शुरू से ही पिछले 2 सालों से वो पसमानदा मुसलमानों को साथ देने लगी, क्योंकि यूपी में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। जो सीटें सपा ने जीती थी वहां भी मुसलमानों की निर्णायक भूमिका थी, और जहां जो सीटें बसपा ने जीती थी 10 सीटें, वहां भी मुसलमानों की निर्णायक भूमिका थी। तो वहां पे मुसलमानों को लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम किए गए। दानिश अली को मंत्री बनाया गया और उस मंत्री बनने के कारण एक संदेश भेजने की कोशिश की गई कि भाजपा मुसलमानों से परहेज नहीं करती है, ये मुसलमानों के सच्ची हितैषी वाली पार्टी है। रैलियां तो चल ही रही हैं। उसके बाद जो वहां पे विस्तारक बनाए गए, सारे विस्तारक भेजे गए, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई हर एक जो सूबा है उसको जीतने की। वहां का नारा बनाया गया, एक सेंट्रल रूम जो है उस वहां से डिसाइड हो रहा है कि कहां पे कौन सी बात कही जाए और किन दलों को साथ लेके आने से जो भाजपा है उसको हेल्प मिलेगी। इसी क्रम में आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी साथ मिलाया गया और आरएलडी को भी साथ मिलाया गया, क्योंकि आरएलडी जो एक पार्टी है वो जो अपने दम पे अगर कहीं जाती है तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा उलट पुलट नहीं कर पाती है, लेकिन जो जिसके साथ रहती है उसको जरूर फायदा कराती है। ये आपने पिछले चुनाव में भी देखा, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पश्चिम यूपी में अखिलेश यादव को सीटें मिली थी, और उसका कारण भी यही था कि आरएलडी उनके साथ ही, जो किसानों का समर्थन वहां पे दिखता है उसके साथ में, तो वो भी अब बीजेपी के साथ में, और राजभर वोट भी काफी है यूपी में, तो उसका समर्थन भी आपको अब बीजेपी के साथ दिखेगा, क्योंकि उनका ओम प्रकाश राजभर का माना जाता है कि उनका एक राजभर वोट पे भी उनका कंट्रोल है। दूसरी तरफ जो एक होगी सपा की बात हो गई, दूसरी अपनी बीएसपी हो गई। बीएसपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी, 38 सीटें पे लड़ी थी और 10 सीटों पे जीत हासिल की थी। लेकिन आज जो है सिर्फ 1 सप्ताह से कम का समय बचा हुआ है चुनाव के प्रथम चरण का शुभारंभ होने में, और बसपा से खबर ये आई है कि मायावती 14 अप्रैल से रैली करेंगी, और वो भी रैली की शुरुआत वो नागपुर से करेंगी। फिर कुछ पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां पे वो रैलियां कर रही हैं, 8 सीटों पे वो जाकर वो रैलियां करें, 2-3 रैलियां उनकी वहां पे हो रही है। लेकिन इस पूरे पीरियड में 2019 से 2024 के बीच में मुझे नहीं लगता है कि मुझे मायावती का एक भी चुनावी कार्यक्रम यादगार जैसा कुछ दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी बात हो जहां से लगे कि मायावती चुनाव में तो छोड़िए राजनीति में भी सक्रिय है कि नहीं है। हालांकि उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी की है, पर उस लिस्ट में कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है जहां पे कोई बड़े उलटफेर की कोई आशंका हो। दूसरा हो गया बीएसपी हो गया, अब आपको आ गया कांग्रेस। अब कांग्रेस की तो स्थिति उत्तर प्रदेश में इतनी खराब है कि अभी तक जो उनकी पारंपरिक सीट है अमेठी और रायबरेली, वहां से कैंडिडेट्स तो उतारना छोड़िए, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो भी वहां की सीटों को छोड़ के कहीं और चला गया है। राहुल गांधी वायनाड चले गए हैं, सोनिया गांधी राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चले गई हैं, प्रियंका गांधी ने चुनाव से इनकार कर दिया है। बाकी तो ये हालात हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके भी बीजेपी में शामिल होने की बातें हो रही थी। हालांकि उन्होंने आके ये क्लियर किया कि ये सारी बातें अफवाहें हैं। और बाकी जो सीटें 17 सीटें जो सपा ने दी हैं गठबंधन के अंदर में इस कांग्रेस को, वहां पे तो अभी तक कांग्रेस अपनी पूरी लिस्ट भी नहीं दे पाई है। रैली करने की बात छोड़िए, चुनावी तैयारियों को बात छोड़िए। तो इससे ये दिखता है कि जो एक तरफ विपक्ष है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, अपने में उलझा हुआ है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, और वोटों का बंटवारा भी होगा, क्योंकि पिछली बार 2019 में बीएसपी, एसपी और आरएलडी साथ थे। इस बार ये तीनों अलग अलग है। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, आरएलडी एनडीए के साथ आ चुकी है, और सपा कांग्रेस के साथ जा चुकी है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे के वोट काटेगा, और इसका सीधा सीधा फायदा जो होगा वो बीजेपी को होगा। और यही कारण है कि बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतने के लिए कॉन्फिडेंट दिखती है, वहीं जो विपक्ष है अभी तक अपनी ही बनाए हुए उधेड़-बुन में फंसता हुआ नजर आता है और बिल्कुल धराशायी दिखता है। नमस्कार।